वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। अब हम बात करते हैं यूपीएससी सीएससी 2022 सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 4B की। यह प्रश्न है, ऑनलाइन पद्धति का उपयोग दिन प्रतिदिन प्रशासन की बैठकों, सांस्थानिक अनुमोदन और शिक्षा क्षेत्र में शिक्षण तथा अधिगम से लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र में सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से टेलीमेडिसिन तक लोकप्रिय हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लाभार्थियों और व्यवस्था दोनों के लिए बड़े पैमाने पर इसके लाभ और हानियां हैं। विशेषतः समाज के कमजोर समुदाय के लिए ऑनलाइन पद्धति के उपयोग में शामिल नैतिक मामलों का वर्णन तथा विवेचन कीजिए। 150 शब्द के इस प्रश्न में जिन बातों को आपको ध्यान में रखना है वो है ऑनलाइन पद्धति, उसका प्रशासन का में इस्तेमाल, प्रशासन के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उसमें इस्तेमाल, और इस प्रणाली का जो उपयोग करने वाले लोग हैं, जो नागरिक हैं, जो दरअसल इस प्रणाली का उपयोग करते हैं, उनको होने वाले लाभ और उनको होने वाली हानियां, खासकर जो समाज का कमजोर तबका है उसके लिए ऑनलाइन पद्धति का उपयोग आज भी नैतिकता के धरातल पर दूर की कौड़ी नजर आता है। इस पूरे संदर्भ में ही इस प्रश्न को आपको देखना है। आपको ध्यान होगा कि मैंने इसके पहले के प्रश्न में जहां प्रश्न खत्म किया था, दरअसल जहां उसका उत्तर खत्म किया था, दरअसल उस उत्तर के खत्म होने से ही इस प्रश्न का उत्तर शुरू होता है। यानी समाज के एक बड़े तबके तक जो डिजिटल साक्षरता होनी चाहिए, उस डिजिटल साक्षरता का जो अभाव है, यानी जो साइबर अपराध को रोकने के लिए जो तकनीक की सर्वोच्चता होनी चाहिए या जो तकनीक की सक्षमता होनी चाहिए, उसका अभी अभाव है। इसके अलावा तकनीक की जानकारी का जो प्रसार होना चाहिए उसका भी अभाव अभी हमारे देश में बना हुआ है। इसके साथ साथ लोगों की जो क्षमता है वह क्षमता इस स्थिति में अभी भी नहीं पहुंची है। यानी लोगों के पास डिजिटल सुरक्षा की जानकारी का जो अभाव है वह भी दरअसल इस तरह की स्थितियों के लिए जिम्मेदार है। और दरअसल यह प्रश्न जो है वह इसी बात को उठा रहा है कि इसके जहां लाभ हैं वहां उसकी हानियां भी हैं। और खासकर जो समाज का सबसे कमजोर तबका है वह जो कमजोर तबका है वह ऑनलाइन पद्धति के उपयोग में जो इसके संबंधी जो नैतिक मुद्दे हैं, जो नैतिक मामले हैं, उनसे अभी भी अनभिज्ञ है। यानी उस तक वो साक्षरता नहीं पहुंच पाई है, वह साइबर सुरक्षा नहीं पहुंच पाई है जो साइबर सुरक्षा और साक्षरता दरअसल उनकी जरूरत है। और इसी संदर्भ में इस प्रश्न को आपको लेना है। तो जाहिर सी बात है, चूंकि प्रश्न इतना बड़ा लिखा गया है और उसकी तारीफ में ही शुरुआती दौर में उसकी तारीफ ही की गई है, तो निश्चित रूप से आपके उत्तर में भी शुरुआती दौर में 2-3 लाइनों में उसकी तारीफ होनी ही चाहिए। क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन पद्धति ने, यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म ने, इंटरनेट के जरिए जो तमाम तरह की जो ई शासन की व्यवस्था हमारे यहाँ लागू हुई है, उसने दरअसल भारतीय व्यवस्था के अंतर्गत सुशासन की स्थितियों को स्थापित करने में मदद दी है। यानी सुशासन की स्थापना में बहुत बड़ी मदद ई शासन के जरिए मिली है। और देश का जो विकास है, जो मौजूदा विकास है, वह भी विकास इसी के जरिए ही संभव हुआ है। इसमें ई शासन का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए आपको यह बात लिखनी पड़ेगी, यह बात लिखनी चाहिए, जिससे कि हमारे प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही, जिम्मेदारी आदि जैसे मूल्यों का ज़्यादा विस्तार हुआ है। हमारा लोक प्रशासन जो है वह किसी न किसी रूप में ज़्यादा जवाबदेह हुआ है, ज़्यादा जिम्मेदारी उसकी बढ़ी है नागरिकों के प्रति, और नागरिक भी सक्षम हुआ है अपने अधिकारों के लिए, वह सचेत हुआ है। और इस सब के पीछे ई शासन की व्यवस्था जो है, या आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन पद्धति जो है, उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बावजूद इसके समाज का बहुत बड़ा तबका जो विभिन्न स्थितियों का शिकार है, चाहे वह आर्थिक रूप से कमजोर है, चाहे शैक्षिक रूप से वो कमजोर है, शैक्षिक रूप से वो पिछड़ा हुआ है, चाहे वह सामाजिक नवोन्मेष की जानकारियों की उसके पास अनभिज्ञता है, चाहे वह डिजिटल जानकारियों का अभाव है उसके पास, चाहे वह तकनीक को अभी भी नहीं समझ सका है। इन सारी स्थितियों ने उसकी जो स्थिति बनाई है, उसके वह
इस मामले में साइबर अपराध का केंद्र बिंदु रहा है। और आप इस तरह की घटनाएं रोज बरोज सुन रहे हैं कि साइबर अपराध के चलते तमाम लोगों के खातों से धन जो है वो बिना उनकी जानकारी के, बिना उनकी सहमति के उनके खातों से धन गायब हो जा रहा है, क्योंकि वह साइबर साक्षरता जो है वह उसका प्रसार जो है वो भारत में अभी भी, हमारे देश में अभी भी व्यापक रूप से नहीं हो पाया है। और इस पूरे परिप्रेक्ष्य को ही आपको स्थापित करने की कोशिश करनी है। इसके साथ साथ आप यह भी देख सकते हैं कि एक हाल में ही हमारा देश एक बहुत बड़ी महामारी से गुजरा है और उस महामारी ने व्यापक रूप से भारतीय सामाजिक जीवन को प्रभावित किया है। खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो हम बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए ही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी हम बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, क्योंकि इंटरनेट का देश भर में सक्षम विस्तार नहीं होना या ऐसे उपकरणों का जिनके जरिए दूरस्थ शिक्षा प्राप्त की जा सकती है उनका सर्वसुलभ नहीं होने के चलते एक बहुत बड़ी जनसंख्या बच्चों की, यानी आप कह सकते हैं कि एक मोटा मोटी हिसाब लगाया गया है कि करीब हमारे देश के 1/3 बच्चे उस पूरे दौर में शिक्षा से वंचित रहे हैं। और यह शिक्षा से वंचित रहना एक बहुत बड़ा नुकसान है, वो भी तब जब हमारे जैसा विकासशील देश जो है, जो लगातार विकास की ओर अग्रसर होना चाहता है, हो रहा है, उसके सामने तमाम तरह के शिक्षा जैसे अगर सवाल पैदा होते हैं, शिक्षा के नहीं पहुंच पाने के सवाल पैदा होते हैं, तो वह उसे कहीं ना कहीं व्यापक रूप से सामाजिक ही नहीं आर्थिक नुकसान की स्थितियां भी पैदा करते हैं। और ऐसे में इस पूरे परिप्रेक्ष्य में ही इस प्रश्न को आपको लिखना है। इस प्रश्न को लिखने का तरीका ये हो सकता है कि ऑनलाइन पद्धति ने सार्वजनिक जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित किया है। इसने सार्वजनिक कार्यों में समय, संसाधन और वित्त की बचत को बढ़ाया है। साथ ही सार्वजनिक नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन को सुगम तथा पारदर्शी भी बनाया है। यह कुल मिला के मोटा मोटी आप देखिए तो यह पिछले प्रश्न का ही दोहराव है। हालांकि समाज के बड़े हिस्से द्वारा इसके इस्तेमाल करने में अक्षमता और निजता के हनन की स्थितियों ने इसकी उपयोगिता पर सवाल भी खड़े किए हैं, विशेष रूप से समाज के कमजोर समुदायों के संदर्भ में। आप देखेंगे कि 4A और 4B जो सवाल है, एक ही सवाल के 2 टुकड़े हो गए हैं एक तरह से, और 2 सवाल इसमें निर्मित किए गए हैं। पहले हिस्से में आपने इसका पहला भाग लिखा है और दूसरे हिस्से में आपको इसका दूसरा भाग लिखना है। इसके लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। बुनियादी डिजिटल ढांचे का अधूरा विकास, विभिन्न समुदायों की कमजोर आर्थिक स्थिति, डिजिटल साक्षरता की कमी, साइबर तकनीक की सेवाओं, उपयोगों, उपकरणों तथा सही जानकारी का अभाव, साइबर अधिकारों तथा सुरक्षा तकनीकों की अज्ञानता, यह पूरे परिप्रेक्ष्य को यह 5 पॉइंट जो हैं वह व्यक्त करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक कोविड-19 महामारी के दौरान करीब 1/3 बच्चे शिक्षा से वंचित रहे। स्पष्ट है यह बच्चे समाज के कमजोर समुदायों से ही आते हैं। हालांकि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल इंडिया इस कमी को दूर करने में प्रयासरत है। ऐसा नहीं है, आपको यह प्रश्न इस तरह से नहीं कभी करना है कि यह लगे कि आप बहुत ही निराश उम्मीदवार हैं। दरअसल इसकी ओर कोशिश हो रही है। हम अभी उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमारी सरकारें लगातार उस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हैं। वर्तमान जो सरकार है उसका जो डिजिटल इंडिया की मुहिम है वो दरअसल इसी लक्ष्य को प्राप्त करने का एक हिस्सा है, इसी लक्ष्य को प्राप्त करने का एक औजार, एक उपकरण है। और डिजिटल इंडिया के जरिए इस कमी को पूरी करने के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। और इसलिए इस पूरी प्रक्रिया में सिर्फ उपकरणों को सर्वसुलभ बनाने या आसान बनाने या सस्ता बनाने के ही प्रयास नहीं है, बल्कि व्यापक रूप से जनता को साइबर अपराधों के बारे में सचेत करने, साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी प्रदान करने, उन्हें इन जानकारियों से लैस करते उन्हें इस बात के लिए सक्षम बनाने कि वह साइबर अपराधों के चंगुल में फंसने से बच जाएं। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि इस तरह से इसका उत्तर लिखा जा सकता है। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।